मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जेले कॉलेज। यह क्लास एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। पिछले क्लास के अंतर्गत हम लोग शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन तथा प्रोबेशनियल प्रशासन पे प्रकाश डाले थे। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग शेरशाह प्रशासन के अंदर भूराजस्व प्रशासन पे प्रकाश डालेंगे। यह क्लास एमए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर EC2B एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के अंतर्गत यूनिट 3 का सब चैप्टर ए के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शेरशाह का भूराजस्व प्रशासन। शेरशाह का एक महत्वपूर्ण योगदान उसके भूराजस्व सुधार में था। वस्तुतः शेरशाह अपने पिता की जागीर के प्रबंधन के रूप में वह प्रशिक्षण पहले से ही प्राप्त कर चुका था। शेरशाह की इच्छा थी कि भूराजस्व का आकलन बटाई अथवा अनुमान के आधार पर नहीं हो तथा दूसरी तरफ मुकद्दम एवं जमींदारों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो कि वे अपने भूराजस्व का अधिकार किसानों पर डाल सके। अतः एक शासक के रूप में उसने भूमि की पैमाइश यानी जब्त पर बल दिया। यद्यपि भूमि पैमाइश की पद्धति भारत के लिए नई नहीं थी और यह प्राचीन काल से चलती आ रही थी, फिर भी बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पुनर्जीवित किया था। परंतु शेरशाह की पद्धति पूर्व पद्धतियों से भिन्न थी, अलग थी। शेरशाह ने भूराजस्व के आकलन से पूर्व भूमि का वर्गीकरण किया। भूमि के वर्गीकरण में उत्पादकता को आधार बनाया गया, अर्थात उत्पादन के आधार पर भूमि राजस्व का निर्धारण उत्पादकता को आधार बनाया गया और इस आधार पर भूमि के 3 प्रकार की इजाद की गई। अच्छा, दूसरा मध्यम और तीसरा निम्न तरह के प्रकार में निर्धारित किए गए। फिर इनका औसत उत्पादन का आकलन किया गया और तब राज्य का अंश 1/3 निर्धारित किया गया। अर्थात भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 तरह के वर्गीकरण किया गया। अच्छी भूमि, मध्यम प्रकार की भूमि, तीसरा निम्न प्रकार की भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमि में जो उत्पादन होता था उन उत्पादनों का औसत निकाला जाता था, तीनों भूमियों का। ठीक है, औसत के आकलन करने के पश्चात तब राज्य का उसमें जो भागीदारी होती थी, अंश जो निकलता था, 1/3 भाग भूमि राजस्व के रूप में शेरशाह के प्रशासन में प्राप्त होता था। इस आधार पर एक दर तालिका यानी निर्धारित की गई ताकि जिस समय आबाद भूमि की माप की जाए उसी समय राज्य का अंश निश्चित किया जा सके। अर्थात भूमि की जब आकलन किया जाएगा उस समय उसका दर निर्धारित किया जा सके। फिर प्रचलित क्षेत्रीय मूल्य के आधार पर इसका परिवर्तन नगद में होना था, अर्थात कैश में दिया जाना था। किसानों को अनाज अथवा नगद में भूराजस्व चुकाने का विकल्प दिया गया। अर्थात यहाँ थोड़ी लिबर्टी प्रदान की गई शेरशाह के प्रशासन में कि किसानों को अनाज यानी जो फसल होता था वही भूराजस्व में वह चुकता कर सकते थे भूराजस्व के रूप में, अर्थात नगद भी दे सकते थे। दोनों में से उनको जो सुविधा लगे वह राजस्व के रूप में, लगान के रूप में सरकार को दे सकते थे। परंतु राज्य नगद को ही ज़्यादा पसंद करता था। हमें सूचना प्राप्त है, अर्थात जो जानकारी है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार मुल्तान को इस आकलन से बाहर रखा गया था। मुल्तान में पुरानी पद्धति ही प्रचलित थी और भूराजस्व का अंश कुल उत्पादन का 1/4 निर्धारित किया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ विशेष परिस्थितियां भी भूमि प्रशासन के अंतर्गत निर्धारित थी। जैसे मुल्तान को ले लीजिएगा कि मुल्तान में पुरानी पद्धति जो कर प्रणाली था वो 1/4 भाग निर्धारित थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
शेरशाह की इस पद्धति में भूराजस्व की पैमाइश करने वाले और राज्य का अंश वसूल करने वाले अधिकारी को तनख्वाह यानी वेतन देने के लिए भी किसानों पर एक विशेष प्रकार का कर लगाया गया था, जो क्रमशः जरीबाना एवं मुहासी लाना के नाम से जाना जाता है। इस तरह अकाल राहत के लिए किसानों से प्रति बीघा पर 2.5 सेर अतिरिक्त अनाज लिया जाता था और उसे राजकीय गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था, ताकि किसी प्रकार के आपात आए, किसी प्रकार की विपत्ति आए तो उन गोदामों में रखे अनाजों का सदुपयोग जनता के बीच किया जा सके। इस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना को भी झलक आप शेरशाह के प्रशासन में देख सकते थे। जरीबाना तथा मुहासिलाना जो था, एक प्रकार का जो कर वसूलते थे, उन अधिकारियों को वेतन देने का एक विशेष प्रकार का कर था जो किसानों पे लगाया जाता था। यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि शेरशाह के सुधार साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार लागू हुआ, और यह भी कि भू राजस्व प्रबंधन निजी तौर पर किसानों के साथ किया गया या फिर ग्रामीण मुकद्दम और जमींदारों के साथ। अबुल फजल का कहना है कि शेरशाह एवं इस्लाम शाह के अंतर्गत हिंदुस्तान ने भूराजस्व में बटाई एवं अनुमान की पद्धति को छोड़कर भूमि पैमाइश की पद्धति को अपना लिया था। परंतु आधुनिक शोधों से यह ज्ञात होता है कि अकबर के काल में भी भूमि की पैमाइश साम्राज्य के कुछ चुने हुए अंश में ही हुआ था, जैसे दोआब का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, मालवा तथा इन प्रांतों में भी संपूर्ण रूप से यह पद्धति लागू नहीं हुई थी। फिर भी जब्ती प्रणाली की शुरुआत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। शेरशाह सूरी के लिए किसानों एवं राज्यों के अधिकार एवं दायित्व पट्टा या कबूलियत के माध्यम से व्यक्त किए गए थे। शेरशाह किसानों को पट्टे बांटता था तथा उसमें भूमि के किस्म और अलग अलग दरें लिखी जाती थी। किसान कबूलियत लिखता था जिसमें जिसमें राज्य के मालगुजारी की मांग के अनुसार राशि अदा करने की दावा किया जाता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पट्टा एवं कबूलियत प्रणाली या पद्धति थी किसके प्रशासन की मुख्य भाग थे। शेरशाह सूरी इस तरीके विकल्प दे देगा, तो शेरशाह सूरी इसका आंसर होगा कि शेरशाह सूरी प्रशासन के अंतर्गत पट्टा एवं कबूलियत की पद्धति प्रचलित थी। अतः इस आधार पर इतिहासकारों ने शेरशाह की पद्धति की तुलना ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रैयतवाड़ी पद्धति से की है। अब रैयतवाड़ी पद्धति इसके कालांतर की चीज़ है, इसके बाद की चीज़ है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने शेरशाह के पद्धति की तुलना ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो व्यवस्था थी भूराजस्व के औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत भूराजस्व प्रणाली, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और तीसरा महलवाड़ी प्रथा। तो इन इतिहासकारों ने रैयतवाड़ी पद्धति को शेरशाह के पद्धति बताया है कि कहीं न कहीं इस तरीके की पद्धति प्रचलित थी शेरशाह शासनकाल में। जब किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए गए थे, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी रैयतों के साथी थे, अंग्रेजी भूराजस्व या भू अधिकारी जो थे सीधे सीधे संबंध स्थापित किए थे। बिचौलियों का अंत कर दिया गया था। किसी प्रकार के राजस्व इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व जो था सरकार स्वयं करती थी, प्रशासन सीधे करती थी, न कि किसी बिचौलियों के माध्यम से। इस तरीके से रैयतवाड़ी पद्धति कालांतर में शेरशाह सूरी का ही एक दूसरा रूप देखने को मिल सकता है, कहा जा सकता है। परंतु आधुनिक शोधों द्वारा इस बात की पुष्टि होती है यद्यपि एक तरफ किसानों के साथ भूराजस्व प्रबंधन किया गया था, परंतु क्षेत्रीय कुलीन और जमींदारों का भूराजस्व निर्धारण एवं वसूली दोनों में जबरदस्त भूमिका थी यानी रही थी, और दोनों का अंश उन्हें प्राप्त होता था। परंतु भारत में कोई भी मध्यकालीन राज्य इतना सफल नहीं हुआ कि जो मध्यस्थों को पूरी तरीके से समाप्त कर सके। अर्थात
भू राजस्व निर्धारण में पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास से बताता है कि भू राजस्व के निर्धारण, उसकी अदायगी, उसकी वसूली का कहीं न कहीं बिचौलिए का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तरीके से सामना, प्रत्येक तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट जो था अवश्य था प्रशासन में। फिर भी शेर शाह की सफलता इस बात में है कि उसने जब्ती प्रणाली को लागू कर राज्य और रैयत दोनों के हितों को सुरक्षित करना चाहा। यह एक बहुत बड़ा कदम था। इसके पूर्व ऐसी प्रणाली नहीं थी। इसके पूर्व भू राजस्व का आकलन बटाई तथा अनुमान के आधार पर लगाया जाता था। इससे कहीं न कहीं भू राजस्व असली इकट्ठा नहीं हो पाता था और किसानों पर भी उसका ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता था। बटाई जो था, आकलन की बटाई अनुमान के आधार पर, अर्थात जितना जमींदार या जो वसूली करने वाले थे अनुमान के आधार पर बोल देते थे कि इतना आपको राजस्व देना है, उतना ही उनको राजस्व देना होता था। इससे किसानों की स्थिति कालांतर में बड़ी बुरी होने लगी। इसलिए इन सब पत्तियों को त्याग करके शेर शाह ने जब्ती प्रणाली लागू की। अर्थात जब्ती प्रणाली लाने के पीछे पैमाइश के आधार पर था, जितना उसका भू राजस्व होता था उसी के आधार पर उसको राजस्व केंद्रीय प्रशासन को देना होता था। तो एक बड़ी पद्धति थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजस्व इकट्ठा करने की, जो शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया और किसानों की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई। ज़बरदस्ती किसी तरीके का राजस्व वसूलने की पद्धति नहीं हुई। हालांकि कुछ अंशों में यह जमींदारों के प्रभुत्व में था, बिचौलियों के प्रभुत्व में था, ये अलग बात है। शेर शाह का फौजी प्रशासन भी कारगर था। शेर शाह हुलिया एवं दाग की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। तो पहली बार शेर शाह का हुलिया और दाग की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। उसको बाद में शेर शाह के प्रशासन में भी देखने को मिलता है। घोड़ों को दागने की प्रथा 12वीं शताब्दी में शुरू की गई थी, किंतु शेर शाह से पहले किसी भी भारतीय शासक ने इसे लागू नहीं किया था। किसी भी भारतीय शासक ने इसे लागू नहीं किया था। वह अलाउद्दीन खिलजी था जिसने हुलिया और दाग की प्रणाली शुरू की थी। शेर शाह ने उसे कड़ाई से लागू किया, अर्थात दाग और हुलिया की जो प्रथा थी उसको बड़ी कड़ाई से लागू किया। किस तरीके से धोखाधड़ी, किस तरीके से भ्रष्टाचार या विभिन्न प्रकार के जो पत्ती थी उसको रोकने का पूर्णतः प्रयास शेर शाह के प्रशासन में देखने को मिलता है। इस तरीके से शेर शाह ने न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अर्थात इस प्रकार कहा जा सकता है कि शेर शाह ने प्रचलित इसके पूर्व की जो प्रथाएं थी भू राजस्व इकट्ठा करने की, उसके लिए सब प्रथाओं को छोड़कर पैमाइश की प्रणाली लाया, जिसमें किसानों को किसी प्रकार का शोषण से मुक्ति करने का प्रयास किया गया। अब जो शेर शाह के अन्य योगदान थे, थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। शेर शाह के अन्य योगदान। यद्यपि शेर शाह ने 5 वर्षों तक ही शासन किया, परंतु इन 5 वर्षों में उसने बहुत सारे सुधार किए। शेर शाह का एक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने एक व्यापक क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल की। उसने उदंड जमींदारों का दमन किया। उदंड मतलब किसानों को से वसूली राजस्व अत्यधिक करते थे और भू राजस्व की दर जो था वो कम देते थे राजा को, यानी प्रशासन को। ऐसे जमींदारों को जो उदंड थे, जो किसानों को शोषण किया करते थे, उसका बड़े पैमाने पर दमन किया गया तथा क्षेत्रीय अपराध के लिए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व को निर्धारित किया। अर्थात क्षेत्रीय स्तर पे जो छोटे छोटे जगहों पे अपराध होते थे उन अपराधों को रोकने का उसने भरपूर प्रयास किया। और क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का मतलब हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पे यानी स्थानीय स्तर पे उसका समाधान करने का प्रयास किया। इसने कानून व्यवस्था की स्थिति की उसने कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा किया तथा वाणिज्य व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। शेर शाह ने सैनिकों की गतिशीलता और वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण किया। एक मार्ग जो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होता हुआ सिंध नदी तक गया
और दूसरा आगरा से मांडू तक, और तीसरा आगरा से जोधपुर होता हुआ चित्तौड़ तक, तथा चौथा लाहौर से मुल्तान तक। अर्थात उसने अपने प्रशासन तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के सड़क मार्गों का निर्माण किया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका अस्तित्व आज भी भारतीय मानचित्र पर है, भारतीय अस्तित्व में है। एक मार्ग जो बंगाल के सोनारगांव वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है, तो बांग्लादेश से लेकर आगरा तक, तथा दूसरा दिल्ली से लाहौर होता हुआ सिंध की नदी तक। ठीक है, सिंध पंजाब अभी पाकिस्तान में चला गया है विभाजन के पश्चात। इसके अतिरिक्त उसने दूसरा आगरा से मांडू यानी मांडू तक, तथा तीसरा आगरा से जोधपुर होता हुआ चित्तौड़ राजस्थान तक, इस तरीके का चौथा सड़क जो निर्माण जो किया वो लाहौर से मुल्तान तक को जोड़ता था। उसने सड़कों के दोनों ओर फलदार तथा छायादार वृक्ष लगवाने का भी आदेश दिया, और बड़े पैमाने पर वृक्ष लगवाए गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने सराय बनवाए। सराय मतलब यात्रियों के ठहरने, यानी उस पर जो यात्री चलते थे उसको आराम करने की जगह होती थी, जिसकी कुल संख्या शेरशाह के शासनकाल में लगभग 1700 थी। तो अनुमान लगा सकते थे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहीं न कहीं स्थापित करने का उस दौर में प्रयास किया गया था। हालांकि यह केंद्रीकृत था, फिर भी बड़े पैमाने पर जनता को सुख सुविधाओं देने का प्रयास किया गया था। जहां हिंदुओं और मुसलमानों को खाने पीने एवं ठहरने की व्यवस्था अलग अलग की गई थी। ठीक है, ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इन सरायों में शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षाकर्मी भी रखे गए थे। ये सराय डाक चौकी का भी काम करते थे, और आगे इनका विकास कस्बों के रूप में होता चलेगा। कालांतर में कस्बों के रूप में ये परिवर्तित होते चले गए। इन उपायों से वाणिज्य क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिला। यात्राकालीन सुविधा व्यवस्था ने व्यापारियों और सौदागरों को बहुत लाभान्वित किया। शेरशाह ने प्रवेश के स्थान पर और बिक्री के स्थान पर लगने वाले 2 शुल्कों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी शुल्क हटा दिए। अर्थात प्रवेश और बिक्री कर को छोड़कर सारे प्रकार के जो शुल्क थे, सारे जो टैक्स थे, उसको हटा दिया गया। इससे भी वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। साथ ही साथ शेरशाह ने सिक्कों की ढुलाई में भी सुधार किए। उसने चांदी तथा तांबे के मानक सिक्के चलाए, जो क्रमशः रुपए और दाम कहलाते हैं। अर्थात पूछा जाता है रुपए का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। अर्थात रुपए चलाने के सिक्के जो थे वो किसने शुरुआत करी? शेरशाह सूरी ने। इससे भी वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अब इस तरह निश्चय ही शेरशाह भारतीय इतिहास में एक विलक्षण शासक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से शेरशाह का एक कंक्लूजन था। शेरशाह का कुछ बातें थी जो भूराजस्व से संबंधित था, कैसे उसने भूराजस्व को सही किया और व्यापार एवं वाणिज्य को गति प्रदान किया। सड़कों के निर्माण के साथ साथ रुपयों का लाना वाणिज्य व्यापार में कहीं न कहीं व्यापार गतिविधियों की सुगमता को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से शेरशाह न केवल केंद्रीय प्रशासन पर फोकस किया, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी उसने गति प्रदान की। विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक गतिविधियों को भी उसने गति प्रदान की। इसके अलावा जब्ती जैसे प्रणाली लाकर पैमाइश के आधार पर भूराजस्व को इकट्ठा करने के पद्धति को लाकर कहीं न कहीं किसानों को राहत दी। इसके पूर्व के प्रशासन में इस तरह की गतिविधियां नहीं देखने को मिलती है। इस प्रकार से शेरशाह के भूराजस्व प्रशासन समाप्त होता है। धन्यवाद।